नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों 7 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक और जजमेंट आई है जो कि क्रिमिनल अपील नंबर 465 और 2017 ये एक जो है इसमें अपीलेंट्स वर्सेस स्टेट का जो है पार्टीज हैं इसमें, जो कि एक रिपोर्टेबल जजमेंट है। 2 क्रिमिनल अपील्स हैं जिसको एक कॉमन जजमेंट से जो डिस्पोज किया गया है इसको। और जो उसके फैक्ट्स ये थे कि यहाँ पर ट्रायल कोर्ट ने अपीलेंट्स को कन्विक्शन कर दिया था अंडर सेक्शन 302 इंडियन पीनल कोड के अंदर और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की जो है वो सजा सुनाई थी। और जो अपील फाइल की गई थी हाई कोर्ट में भी जो अपील है वो खारिज कर दी थी। तो ये पूरा केस जो बना हुआ था वो एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर बना हुआ था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या इस पर निर्णय दिया है, आइए इसके फैक्ट्स को देखते हैं और क्या ऑब्जर्वेशंस दिए और किस तरीके से एनालिसिस किया और फाइनल जो आउटकम क्या दिया वो आइए हम इस वीडियो के एंड तक बने रहिए और देखते हैं कि क्या किस तरीके का और जो है एनालिसिस किया। तो देखिए ये एक अपील जो है वो फाइल की गई थी। जो जजमेंट थी हाई कोर्ट की वो 2014 में आई थी, 5 अगस्त 2014 में, जिसमें हाई कोर्ट जो है दिल्ली की जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली है उन्होंने जो क्रिमिनल अपील जो फाइल की थी जो अपीलेंट्स ने उस अपील को खारिज कर दिया था। और जो जजमेंट थी एडिशनल सेशन जज नॉर्थ वेस्ट रोहिणी कोर्ट्स की जो जजमेंट है उसको अफर्म्ड कर दिया था। मींस जो कन्विक्शंस थी वो स्टैंड थी और इसमें जो अक्यूज थे उनको ऑफेंसेस थे अंडर 302 इंडियन पीनल कोड और सेक्शन 34 के अंदर जो है कन्विक्शन ग्रांट कर दी थी। सेक्शन 34 जिसे कॉमन इंटेंशन कहते हैं और 302 जिसे पनिशमेंट फॉर द मर्डर कहते हैं। तो ये और सेंटेंस क्या दी थी, सेंटेंस दी थी अंडरगो लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो जो आजीवन कारावास की जो है वो जो सजा सुनाई थी। प्रोसिक्यूशन की स्टोरी क्या थी कि यहाँ पर बताया कि जो कंप्लेनेंट हैं जो कि ब्रदर थे डिसीज्ड के, वो घर में आए और उन्होंने पाया कि जो उनके जो ब्रदर हैं डिसीज्ड जो हैं वो मृत अवस्था में पाए हुए हैं ऑन द कॉट पे। और फिर एक एल्डर ब्रदर भी है जो कि प्रोसिक्यूशन विटनेस PW20 है, वो भी स्पॉट पे आए और फिर वो हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पर डिक्लेयर डेथ करार कर दिया गया। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट थी वो फाइल की गई और जो शक और सस्पिशियस ये था कि जो उनके जो सन है डिसीज्ड के उनका प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था डिसीज्ड के साथ, उनके फादर के साथ। और प्रोसिक्यूशन ने केस में ये बताया कि अर्लियर ओकेजन्स में भी अक्यूज ने बीटिंग्स दी थी डिसीज्ड को और थ्रेटन किया था और जान से मारने की धमकी दी थी। और प्रोसिक्यूशन केस में ये बताया गया कि जो अक्यूज हैं जो वो साइड सीन ऑफ द इंसिडेंट से जो है वो भाग गए थे और लेकिन उनको 12 सितंबर 2009 में पकड़ लिया गया। इंटेरोगेशन में उन्होंने रिवील किया कि और अपने जो साथियों के जो नाम है वो भी बताए कि और उनके स्टेटमेंट के आधार पे जो अपीलेंट्स को एप्रीहेंड कर दिया गया। मींस यहाँ पर जो नाम बताए गए वो अपीलेंट्स हैं और जो फिर जो अक्यूज्ड की जो एज द इंस्टेंस ऑफ अक्यूज्ड फिर एक और रस्टेड आयरन रोड थी वो भी रिकवर की गई। और एट द इंस्टेंस ऑफ अक्यूज्ड जो दूसरे अक्यूज्ड को बताया वो स्वेटर भी रिकवर किया गया जो कि यूज किया गया था स्ट्रैंगुलेट करने के लिए। और इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंप्लीट की गई, चार्जशीट फाइल की गई तीनों अक्यूज्ड के अगेंस्ट में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में। लेकिन जो केस था वो ट्रायबल बाय द सेशन जज था, तो केस को सेशन जज में के पास जो है ट्रायल के लिए रखा गया और भेज दिया गया। फिर ट्रायल कोर्ट ने जो जजमेंट थी वो 17 मई 2013 को अपनी जजमेंट है वो सुनाई और तीनों अक्यूज्ड को दोषी करार कर दिया 302 और 34 इंडियन पीनल कोड में और जो रिगरस इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई और साथ में फाइन भी इम्पोज किया 50,000 रुपए का। और फिर तीनों अक्यूज्ड ने अपील प्रेफर की हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी तीनों की अपील और जब अब उसके एग्रीवेट हो गए यहाँ पर प्रेजेंट अपील फाइल की है। दोनों अब जो अपीलेंट्स के काउंसिल है और जो गवर्नमेंट के जो काउंसिल है उन्होंने अपनी अपनी कंटेंशंस रखी। अब
ये कंटेंशंस रखी कि अपीलेंट के काउंसिल ने रखा कि प्रोसिक्यूशन ने अगर कोई अनब्रोकन लिंक ऑफ सर्कमस्टांसेस बताते हैं सर्कमस्टांशियल एविडेंस में तो ये परमिसिबल नहीं है, ये मेन ग्राउंड उठाया। और जो गवर्नमेंट के काउंसिल ने बताया कि नीचे की दोनों कोर्टों ने कॉन्फिडेंट जजमेंट्स दे रखी है तो इसमें कोर्ट की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। और अब यहाँ पर एनालिसिस किया, कोर्ट ने एनालिसिस किया कि जो प्रोसिक्यूशन विटनेस 21 है उन्होंने ये बताया था कि इंसिडेंट के दौरान 3:15 पे उन्होंने अक्यूज्ड को देखा था जो व्हीकल में थे, गाड़ी का नंबर जो मतलब जो मॉडल नंबर बताया जो कि डिसीज्ड के रूम से सामने थी और एक्सेलरेटर को जोर से प्रेस कर रहे थे, जोर जोर से आवाज आ रही थी व्हीकल की। और उनसे पूछा कि भाई रीजन पूछा तो अक्यूज्ड ने बताया कि गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं हो रही है। और फर्दर जो प्रोसिक्यूशन विटनेस ने फर्दर ये बताया कि 2 लड़के और कमरे से बाहर निकले थे और प्रोसिक्यूशन ने पूछा उन दोनों लड़कों के बारे में, उन्होंने बताया कि वो उनके टेनेंट्स हैं। और फिर उसके बाद वो अपनी दुकान में चले गए, जो प्रोसिक्यूशन विटनेस अपनी दुकान में चले गए। और एग्जामिनेशन चीफ में PW1 ने ये बताया कि 16 सितंबर 2009 में उनको पुलिस द्वारा बुलाया गया था जो डिसीज्ड का घर है और वहां पर वो गए थे। उन्होंने वो दोनों पर्सन्स को देखा था जो कि पुलिस की कस्टडी में थे। और प्रोसिक्यूशन विटनेस ने बताया कि पुलिस ने बताया था कि इन्होंने मर्डर कर दिया है जो डिसीज्ड का। तो फिर लेकिन यहाँ पर जो ये प्रोसिक्यूशन विटनेस थे वो हॉस्टाइल हो गए थे और क्रॉस एग्जामिनेशन भी किया गया था एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर द्वारा। तो फिर उन्होंने दोनों पर्सन्स को आइडेंटिफाई किया। उन्होंने कहा था कि उन्होंने देखा था कि वो घर से आ रहे हैं, लेकिन फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन APP द्वारा किया गया। उन्होंने फिर एडमिट किया प्रोसिक्यूशन विटनेस ने कि उन्होंने देखा था कि उस पर्सन्स जो हैं इन पुलिस स्टेशन में 5 सितंबर 2009 को पहली दफा देखा गया था उनको। फर्दर एडमिट किया कि पुलिस ऑफिसर्स ने बताया था कि ये पर्सन्स हैं और पर्सन्स का नाम बताए थे और बताया था कि अक्यूज्ड के जो मेन अक्यूज्ड है उसके बारे में बताया था। और लास्ट सीन जो थ्योरी थी, जो उनके जो ब्रदर थे डिसीज्ड के, जो लास्ट सीन थ्योरी थी वो जो कि यंगर ब्रदर थे, उन्होंने सिमिलर लाइंस पे ही जो अपनी स्टेटमेंट दी जो कि प्रोसिक्यूशन विटनेस PW21 ने कही थी। और प्रोसिक्यूशन विटनेस का जो टेस्टिमोनी थी वो डिमोलिश्ड हो गई थी क्रॉस एग्जामिनेशन में। एग्जामिनेशन चीफ ने कहा था कि वो और एक और व्यक्ति का नाम बताया कि उन्होंने डिसीज्ड को हॉस्पिटल लेके गए थे और जो क्लोथ्स थे उसके वो सॉइल्ड विद द ब्लड थे, पर लेकिन इनके जो क्लोथ्स हैं वो सॉइल्ड नहीं थे क्योंकि जो जिस व्यक्ति का नाम बताया कि वो एक्चुअली लेके गए थे और हेल्प कर रहे थे अपने हाथों द्वारा। और उसके बाद प्रोसिक्यूशन विटनेस ने ये बताया कि पुलिस ने बताया था डिस्क्रिप्शन का अक्यूज्ड का और पुलिस ने बताया कि एक बॉय जो है वो फेयर है और एक बॉय का जो कलर है वो ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन है। और ये एक सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट थी जो कि एक स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड की गई थी 161 CRPC में, उसमें ऐसा कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं बताया गया था। तो और फर्दर बताया कि जो उनका जो घर है 40 फीट की दूरी पे है जहाँ इंसिडेंट हुआ था। और फर्दर एडमिट किया कि जो उनका जो एक घर है एक घर और है बिटवीन हिज हाउस और एक हाउस जो है डिसीज्ड का था। और इसलिए जो प्रेजेंस ऑफ अक्यूज्ड का है वो एक डाउटफुल ग्रेड होता है। और यहाँ पर फिर लर्नड जजेस ने ये भी नोट किया था कि प्रोसिक्यूशन विटनेस PW21 ने क्रॉस एग्जामिनेशन बताया था कि उन्होंने बताया था कि जो 2 अक्यूज्ड है उनको पुलिस स्टेशन में बारे में दिखाया गया था, लेकिन 2 व्यक्ति और प्रेजेंट थे, इसलिए जो है वो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन जो परेड पे जो पार्टिसिपेट जो किया करने से मना कर दिया था अक्यूज्ड ने, जो कि एक जस्टिफाइड है। और हाई कोर्ट ने फर्दर ऑब्जर्व किया था कि विटनेस ने आइडेंटिफाई कर दिया था अपीलेंट्स को इन द डॉक, तो ये इसलिए सफिशिएंट टू होल्ड कि ये ड्यूली आइडेंटिफाइड बाय द विटनेसेस। तो इसलिए उन्होंने प्रूव कर दिया था कि ये इनका जो गिल्ट अक्यूज्ड का जो गिल्ट है वो साबित होता है। लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने बताया कि वहाँ वी फेल टू अप्रिशिएट द करेक्टनेस ऑफ द फाइंडिंग्स। अगर अक्यूज्ड की जो ऑलरेडी जो है विटनेस द्वारा दिखाया जा चुका था पुलिस स्टेशन में, तब सैंक्टिटी जो है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन रेट की जो बिफोर द कोर्ट जो होती है वो डाउटफुल होती है। एक और अदर सर्कमस्टांसेस जिसमें प्रोसिक्यूशन ने रिलाई किया था वो थी CDR रिपोर्ट, जैसे कॉल डिटेल्स रिपोर्ट रिकॉर्ड्स कहते हैं CDR।
क्लास कॉल डिटेल रिपोर्ट्स, लेकिन कोर्ट ने रिलाई किया था सर्कमस्टांसेस पे कि पहले इंसिडेंट पे जब आइडेंटिफिकेशन ऑफ सीडीआर जो बताया गया था वो मोबाइल यूज किया था एक अक्यूज द्वारा, दोनों अक्यूज द्वारा, जो कि लोकेशन जो था वो उसी प्लेस पे था जहां प्लेस ऑफ इंसिडेंट हुआ था। यहाँ पर फर्दर ये नोट किया जाता है कि जो मोबाइल नंबर था जो बताया गया था अक्यूज द्वारा वो उनके नाम पर नहीं था बल्कि एक दूसरे व्यक्ति के नाम पर था जो कानपुर के निवासी थे। तो कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं दिखाया गया कि किस तरीके से सिम जो है पोजेशन में आया अक्यूज्ड के पास, अक्यूज्ड नंबर 1 के जो अक्यूज्ड हैं उनके पास आया। और अगर जो साथ में ये बताया कि इंसिडेंट जो हुआ था अगर दोनों सेम प्लेस पे थे एज पर अकॉर्डिंग टू द प्रोसिक्यूशन थ्योरी पे तो एंड दे वर टॉकिंग टू ईच अदर ऑन टेलीफोन, तो ये भी एक तरह का डाउटफुल क्रेडिट होता है प्रोसिक्यूशन वर्जन पे। अगर सेम ही घर पे हैं तो किस फोन पे क्यों बात कर रहे थे अगर ये दोनों व्यक्ति सेम ही लोकेशन पे, तो यहाँ पर भी प्रोसिक्यूशन की जो स्टोरी है वो डाउटफुल होती है। तो यहाँ पर जो प्रोसिक्यूशन की जो पूरी स्टोरी है वो डेवलप होती है सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे। एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ रखा था जो कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे था, जो लीगल एस्पेक्ट्स है डिस्कस किए गए थे। जजमेंट थी श्रद्धा बिरदीचंद सरदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की। ये जो जजमेंट थी इसमें माननीय कोर्ट ने पूरी डिटेल ऑब्जर्वेशंस बता रखी थी और उसका जो समरेशन है वो ये बता रखा था कि जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस के आधार पर ये साबित करना होता है कि मस्ट बी और शुड बी और नॉट मे बी प्रूव्ड। मस्ट और शुड का जो कॉन्सेप्ट है वो मे के साथ जो है वो काफी डिफरेंस है। तो कोर्ट ने कहा था ये ग्रामेटिकल नहीं बल्कि एक लीगल डिस्टिंक्शन भी है। एक ग्रामेटिकल डिस्टिंक्शन तो है ही, एक लीगल डिस्टिंक्शन भी है। मे बी प्रूव्ड जो है वो काफी डिफर करता है जो मस्ट बी प्रूव्ड और शुड बी प्रूव्ड से। और जो फैक्ट्स जो एस्टैब्लिश कर रहे हैं जो कि कंसिस्टेंट होने चाहिए विद द हाइपोथेसिस ऑफ द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड। तो ये एक्सप्लेनेबल नहीं होना चाहिए कि कोई एक और हाइपोथेसिस भी डेवलप हो सकता है जो कि जिससे साबित हो कि अक्यूज्ड गिल्टी है। तो ये सर्कमस्टांसेस जो है वो कंक्लूसिव नेचर पे होने चाहिए और हर पॉसिबिलिटी और ये एक्सक्लूड कर देनी चाहिए ऐसी पॉसिबिलिटी पे कि जो एक और कोई भी हाइपोथेसिस डेवलप हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक ही चीज प्रूफ होनी चाहिए कि अक्यूज्ड ही सिर्फ जिम्मेदार है। तो ये सारा जो लीगल एस्पेक्ट था उसका जो जजमेंट पे डिस्कस किया गया हुआ था उसी के जो प्रिंसिपल्स यहाँ पर भी अप्लाई हुए। यहाँ पर यह भी बताया कि सेटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कितना भी स्ट्रॉन्ग सस्पिशियस क्यों ना हो, लेकिन जब तक वो जो प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं हो जाए तो इस सस्पिशन वो बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट के ऊपर जो है प्लेस जो उसकी जगह नहीं ले सकता है। शक के आधार पे ये साबित नहीं किया जा सकता कि ये जो वाकया है वो बियॉन्ड जो प्रूफ जो है वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट हो गया जो कि कन्विक्शन में यूज किया जाता है। तो इसलिए शक के आधार पे बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट का पोजीशन नहीं लिया जा सकता है। तो यहाँ पर प्रोसिक्यूशन ने अटरली फेल्ड टू प्रूव दिस केस और इंक्रिमिनेटिंग सर्कमस्टांसेस जो है वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं प्रूव कर सका। तो इसलिए एविडेंस जो था वो टोटली अनरिलायबल है और सीडीआर्स के बेस पे जो है कोई इंस्पायर नहीं किया जा सकता कॉन्फिडेंस, इसलिए अपील को अलाउ किया जाता है। इसलिए अपील को तो कोर्ट ने अलाउ कर दिया और जजमेंट जो पास की थी दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा उसको सेट असाइड कर दिया और ट्रायल कोर्ट ने जो जजमेंट दी थी उसको क्वैश कर दिया और सेट असाइड कर दिया। तो अपीलेंट्स को अक्विट कर दिया सारे चार्जेस से जो भी लेविड किए गए थे और उनको डायरेक्शन दिया कि वो लिबर्टी पे छोड़ दिया जाए। उनको बेल बॉन्ड्स थे उनको भी डिस्चार्ज कर दिया, पेंडिंग एप्लीकेशन थी वो भी जो है माननीय कोर्ट ने डिस्पोज कर दी अगर इफ एनीथिंग। तो 7 अगस्त 2023 की ये जजमेंट थी जो कि आपके समक्ष रखी गई। तो ये था वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।